अच्छा, आपके पास ये SPSS ओपन है, ठीक है। अच्छा, जनरली होता क्या है कि आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें एज अ डेटा स्क्रीनिंग चेक करते हैं, बट PLS के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप चेक करो, आप नहीं करो, आपके रिजल्ट के ऊपर, PLS के रिजल्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिवाय एक चीज़ के, जो कि कंफर्मेशन है कि आपको वाकई में जो है वो PLS ही इस्तेमाल करना है, कोई और टूल इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ वो एक अकलौती चीज़ है, उसको हम कहते हैं नॉर्मैलिटी। ये आपके डेटा में नहीं होनी चाहिए, तभी आप PLS के ऊपर डेटा रन कर सकते हो। आप सबसे पहले गए एनालाइज में, एनालाइज से गए आप डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव से आप गए एक्सप्लोर में। क्लियर? आपने एनालाइज, देखो जितना भी एनालिसिस कंडक्ट होता है ना SPSS के ऊपर, उसमें से तकरीबन 95-96% जो डेटा, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो एनालाइज के ही लिंक में शो हो रही होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे रिग्रेशन है तो रिग्रेशन यहाँ आता है, अगर कोरिलेशन है तो कोरिलेशन आपका यहाँ आता है, अगर आपने सुना होगा अनोवा, अनोवा ये हर चीज़ आपकी एनालाइज के ही कॉलम में आ रही होती है। लेकिन हमने कोई इतना डिटेल्ड काम करना नहीं है SPSS पे, तो इसलिए हम उन चीज़ों को देख नहीं रहे। हम सबसे पहले गए एनालाइज में, एनालाइज से गए हम डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव से हम गए एक्सप्लोर में। सही है? इसको लिखने का क्या तरीका होता है? आपने एक्सप्लोर पे जाके क्लिक किया, आपके सामने ये विंडो, ठीक है। अच्छा, आपने PLS के ऊपर क्या जेंडर, एज, एजुकेशन, इस तरह के किसी भी आइटम को, किसी भी वेरिएबल को डालना? क्यों? PLS पे सिर्फ वो चीज़ जाएगी जो आपके, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो मॉडल है आपका, उससे रिलेट करती है। तो एज, जेंडर, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, फर्म साइज, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अनलेस कि आप MGA करते हो। मल्टी-ग्रुप एनालिसिस का अगर किसी का टॉपिक है तो वो उस पर जाएगा, वो उसको रिटेन भी करेगा। अदरवाइज जो SPSS की फाइल अपलोड होगी PLS पे, उसके अंदर ये यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डेजिग्नेशन और फर्म साइज, ये वहाँ पे हम लोड भी नहीं करेंगे। तो जब इनका PLS पे काम नहीं, तो इसका नॉर्मेलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। तो नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए आपने सिर्फ स्केल आइटम्स को यूज करना है, अदर देन स्केल आइटम्स आपने कुछ यूज नहीं करना है। GMP 1 से लेके आपके पास ENP 6 तक है। अभी आप रिगार्डलेस हो आपके मॉडल में कौन सा वेरिएबल, कौन सा आइटम, किस चीज का, आपके स्केल के, आपके क्वेश्चन में जितने स्केल आइटम्स हैं सब आएंगे। अभी हमने उसको मॉडल की फॉर्मेशन की भी नहीं है, और ना मैंने आपको कोई मॉडल दिखाया अभी तक। क्लियर है? आपने यहां से, इस बॉक्स से आपने इसको शिफ्ट करना है डिपेंडेंट के बॉक्स में, ठीक है। और डिपेंडेंट के बॉक्स में शिफ्ट करने के बाद आप सीधा सीधा गए प्लॉट्स पे। प्लॉट्स में जाने के बाद देखिए यहां लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। आपने इसको चेक कर दिया। क्लियर? साथ नजर नहीं आ रहा तो बैठ जाए, अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लो, देखते रहो उसको। सही है? आपने सिर्फ नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट को टिक कर दिया, जो पहले यूं था। आपने यहां से डिपेंडेंट में शिफ्ट किया, उसके बाद आपने प्लॉट्स पे क्लिक किया, और प्लॉट्स के ऊपर जो ये नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट वाला सेक्शन जो है वो अनचेक था, आपने उसको चेक कर दिया और कंटिन्यू किया। इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये बोथ पे ही होता है, ठीक है, हमें चाहिए भी बोथ पे ही।
और इसके बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। इट विल टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज इसके अंदर टेबल्स भी हैं और इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं। मतलब मेरे पास मेरे ख्याल से 27 में से 3 अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये बचेंगे 24 आइटम्स हैं, तो 24 प्लॉट्स बनेंगे। हर आइटम का एक एक 2 3 प्लॉट बनेगा, वो इसलिए टाइम लेगा। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टाइम बढ़ सकता है, टाइम कम हो सकता है। हमने इन प्लॉट्स में से, इन टेबल्स में से, इन डायग्राम्स में से कुछ भी नहीं देखना। अगर आप ऊपर देखोगे तो एक्टिव डेटा सेट के नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। आपने इस पे क्लिक किया, ये कॉलम आपने देखना है सिर्फ। हम इसको KS कॉलम बोलते हैं या KS स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जब डाटा आपका 50 रिस्पॉन्सेस से ज्यादा होता है, जब डाटा आपका 50 रिस्पॉन्सेस से ज्यादा होता है तो आप KS टेस्ट को चेक करते हैं। अगर 50 से कम होता है तो आप शेप्रियो-विल्क को चेक करते हैं, जो कि आपके सीधे हाथ पे आ रहा हो, उल्टे हाथ पे आ रहा हो। ठीक है, अगर आपका डाटा 50 से कम है तो आप इस स्टैट्स को देखोगे, डाटा 50 से ज्यादा है तो आप इस स्टैट्स को देखोगे। क्लियर? प्रॉप की वैल्यू हमेशा से 0.05 से बिलो होनी चाहिए, यही हमारी अजम्पशन होती है। आता यही हमारी अजम्पशन होती है कि हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.05 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अजम्पशन टेस्ट है, हमने अज्यूम किया कि हमारा जो डाटा है, कलेक्टेड डाटा है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा क्लेम है, सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कैसे आती है, क्या चीज होती है, अभी उस साइंस में मत जाओ। पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस टेस्ट को रन करते वक्त हमारी अजम्पशन ये थी, हमारा क्लेम ये था कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इसी चीज को टेस्ट करना है। तो अगर आपके KS कॉलम में सिग वैल्यू जो है, दोनों एक ही बात, सिग्निफिकेंस लेवल हो या प्रोबेबिलिटी लेवल हो, बात। यहां पे आपको दिख रहा है कि कॉलम में लिखा हुआ है SIG डॉट। जब आप PLS पे जाओगे तो यही चीज लिखी हुई होगी P वैल्यू। तो सिग्निफिकेंस लेवल और प्रोबेबिलिटी लेवल दोनों एक ही चीज है, सिर्फ अपनी अपनी मर्जी से आप नाम चेंज कर सकते हो। यहां पे आपके KS कॉलम के अंदर जो सिग की वैल्यू आ रही है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी आइटम के अगेंस्ट में 0.05 से बड़ी नहीं आ रही। कोई भी वैल्यू 0.05 से बड़ी आ रही है? नहीं आ रही। तो हम यहां पे क्लेम करेंगे कि हमारे तमाम आइटम्स में जो मौजूद डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो आप PLS के ऊपर जा सकते हो। अगर आपका डाटा या डाटा में से कोई भी आइटम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप उस आइटम को या उस डाटा को PLS पे टेस्ट नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने अपने डाटा की सिर्फ ये अजम्पशन चेक कर ली कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर नहीं है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम अगले लेवल पे बोलेंगे कि अब हम PLS यूज करेंगे। तो अगर इन केस आपसे कभी भी कोई भी किसी भी हालत में कोई भी बुराई आ जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये PLS क्यों यूज किया, तो बच्चों की तरह या बिल्कुल ही बच्चों की तरह ये मत कह देना कि हमें तो हमारे टीचर ने बोला था या हमें तो हमारे सुपरवाइजर ने बोला था कि PLS रन करना। आपके पास एक रीजनिंग होनी चाहिए जो थ्योरेटिकल, और वो थ्योरेटिकल रीजनिंग ये है कि आपका डाटा क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था तो आप किसी और सॉफ्टवेयर पे जा ही नहीं सकते थे। इवन इस डाटा के ऊपर रिग्रेशन भी रन नहीं हो सकता, क्योंकि रिग्रेशन की पहली अजम्पशन ये है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरी अजम्पशन है कि आपका डाटा लीनियर होनी चाहिए। नॉर्मली नहीं है तो लीनियरिटी की बात कहां से आएगी? जब पहली अजम्पशन ही मीट नहीं होगी तो दूसरी पे तो आप जाओगे नहीं। तो इसी वजह से PLS को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जब आप अब कभी किसी ने मुझसे कहा कि तीन महीने के बाद मैंने 230 का डाटा जमा किया,
चलें आप तो फिर भी आईटी के दौर में हो ना, आपने कर लिया। लोगों के यहाँ पे 1-1 डेढ़ साल लग जाता था पहले के ज़माने में, जब गूगल फॉर्म्स और ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो उनको 1-1 डेढ़ साल लग जाता था डेटा जमा करने। और इवेंचुअली जब उन्होंने 1-1.5 साल लगा के डेटा जमा किया और उनका डेटा आया नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब वो बेकार हो गया क्योंकि पीएलएस नहीं था। तो ऐसी कंडीशंस के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई अजम्पशंस में, रिग्रेशन की अजम्पशंस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई और कहा गया कि अच्छा इस टेस्ट को आप यूज़ कर लो, दो इसके रिजल्ट उतने एक्यूरेट नहीं है जितने रिग्रेशन के होंगे या जितने जो है वो एमॉस के होंगे, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पे क्राइटेरिया, पीएलएस के अंदर क्राइटेरियाज इसीलिए थोड़े से रोबस्ट हो जाते हैं क्योंकि डेटा की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो अब हम रिजल्ट्स के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ को भी जो है वो निगेट नहीं कर सकते। क्लियर? ये चेक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इस फाइल को सिर्फ सेव कर लिया। और मैंने इस फाइल का नाम रखना है नॉर्मैलिटी चेक। मैंने इस फाइल को बंद कर दिया। बोलिए। नॉर्मल, देखो नॉर्मल आ जाना एक अच्छी चीज है, डेटा का नॉर्मल आ जाना एक अच्छी चीज है, बट पीएलएस इस बात पे रोबस्ट नहीं है। रोबस्ट का मतलब कि पीएलएस ये नहीं कहता कि आप मेरे पास सिर्फ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा ही लेके आओगे, आप मेरे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का लेके आओगे तो भी मैं रन कर दूंगा। बट जो डाटा, अच्छा अब यहां पे लास्ट ओपन का है, यहां पे आप देखो आइटम वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। अब मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं कि GMP 6 जो है उसका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी तो नॉन नॉर्मल है। तो अब आप एक आइटम की बुनियाद पे अपना पूरा एनालिसिस तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए ये डाटा 99 टाइम्स चांसेस यही है कि ये डाटा जाएगा आपका स्मार्ट पीएलएस पे। अनस भाई यहाँ है, सही है। एक आइटम आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएगा, दो आइटम आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएंगे, भाई 10 भी आ जाते हैं। अगर 30 में से 10 आइटम आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ भी गए तो आप क्या करोगे? क्या आप उन 10 को लेके जाओगे एनालिसिस के लिए? आपको लेके तो पूरा मॉडल ही जाना है। तो उन 10 आइटम को पीएलएस ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सिर्फ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा आएगा, मैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का भी डाटा एक्वायर करूंगा, मैं उसको भी एनालाइज करके दूंगा। हाँ, जब आप इसके ऑल्टरनेट पे जाते हो ना, जिसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं, उसको एमॉस कहते हैं। एमॉस सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस का ही पार्ट है, अलग से आता है। जब आप उस पे जाते हो ना तो वो कहता है एक आइटम भी अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आया तो मैं पूरा मॉडल रन नहीं करूंगा। तो आपके लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन डाटा जो है वो मैंडेटरी होता है एमॉस के लिए। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, अगर उसमें कोई 1-2 आइटम भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आए ना और बाकी सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने जाना पीएलएस पे। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेवल, किसी भी स्टेज, किसी भी एक्सटेंट तक आपका डेटा अगर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने पीएलएस पे जाना। ना वो रिग्रेशन के ऊपर जा सकता है, ना वो सीबी सैम के ऊपर जा सकता है, ना वो उसके ऊपर अनोवा रन हो सकता है, ना उसके ऊपर जो है वो सैंपल टी टेस्ट रन हो सकता है। ठीक है, ये आपके सामने स्मार्ट पीएलएस का इंटरफेस है। पीएलएस का ताल्लुक ना खूबसूरती से, पीएलएस का ताल्लुक ना यूजर फ्रेंडलीनेस से, पीएलएस का ताल्लुक ना इससे है कि मेरे पास पैसा है तो मैं पेड वर्जन खरीद के कर सकता हूँ। और भी 1-2 रीजंस हैं, मेरे कुछ बड़े हजरात यहाँ पे बैठे हैं, मैं वो वाली हरकत कर नहीं सकता हूँ ना, पता मुझे 2-3 और भी रीजंस हैं उसके, लेकिन ये सारे रीजंस वो हैं जो जनरली स्टूडेंट्स देते हैं या लिख देते हैं। आपकी जो मेथोडोलॉजी का चैप्टर है उसके अंदर जो सेकंड लास्ट हेडिंग है वो डाटा एनालिसिस टेक्निक की हो, कि
कि आपने कौन सा एनालिटिकल टूल और एनालिसिस टेक्निक यूज़ की है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो वहाँ पे बच्चे लिख देते हैं कि PLS जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, PLS जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, PLS जो है वो ज़्यादा खूबसूरत, कलरफुल और अट्रैक्टिव डायग्राम्स देता है। ठीक है, अब ये अगर टाइटल पे नाम लिखा है ना थीसिस के शाहरुख और अंदर ये वाली बकवास लिखी हुई तो मैं भी ले आ सकता हूँ। ठीक है, अगर टाइटल पे लिखा हुआ है विदा और फिर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि PLS खूबसूरत रिजल्ट देता है, PLS आसान है, PLS जो है वो जल्दी से रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो टाइम जिसके बाद टाइम का फुकदान है वो ये बात लेके समझ में आता है। ठीक है, ये जुमला गलत इस्तेमाल कर लिया, बाकी चीज़ें उसके पास मौजूद हो तो वो कह रही है कि रिजेंबल है वो। ठीक है बेटा, ये वाली खूबसूरती से कोई काम नहीं चलेगा, अंदर काम की बात है। उसके लिए मैं आपको एक पेपर भेज दूंगा, ग्रुप पे ही भेज दूंगा मैं। हायर का पेपर है 2011, उसमें आपको ये सारी रीजंस मिल जाएंगे कि आपने PLS आपने यूज़ किया हो ना किया हो, लेकिन PLS की यूज़ करने की वजूहत क्या हो। उसमें एक ही टेबल है, उसके अंदर ये सारी कहानी लिखी है, वो आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने एनालिसिस खुद किया, अगर आपने खुद किया तो आपको रीजंस पता होंगे कि इसमें से कौन कौन सी बातें जो हैं वो मेरे एनालिसिस या मेरे डाटा के साथ लिंक करती हैं, तो वही मेरे रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि सैंपल साइज शुड बी कंपैरेटिवली स्मॉल। अब आप 300 के डाटा के ऊपर अगर ये बात लिखोगे ना तो मुझे हजम नहीं। हाँ, किसी का डाटा है 120 का, 160 का, 130 का, और उसने इंडस्ट्री ली हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब उसकी जो सैंपल पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ कराची के अगर मैं लूँ तो कम से कम भी 10 लाख 12 लाख लोग तो होंगे जो सप्लाई चेन में जॉब करते हैं। उनमें से अगर आपने 150 का डाटा लिया है तो फिर मैं कंपैरेटिवली स्मॉल मान लूँगा, लेकिन आप कह रहे हो मैं टेक्सटाइल के सप्लाई चेन के मैनेजर्स से डाटा ले रहा हूँ, तो फिर ये 300 कंपैरेटिवली स्मॉल नहीं है। सही है, तो बातें वहां पे वो लिखना जो लेजिटिमेट हो, पेपर भले एक ही साइड कर दो उस जगह पे। ये आपके पास इंटरफेस आ गया, इंटरफेस के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर आ रहे हैं। अभी आपको उन ऑप्शंस के अंदर जाने का कोई काम नहीं है, आपने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये 30 डेज का ट्रायल होगा, तो ग्रुप फॉर्म कर लो, उसके अंदर एक एक बंदा जो है वो अपना अपना एनालिसिस करता रहे। इसीलिए यहाँ पे 4 5 6 जो हैं वो एनालिसिस हुए हैं। इनका ग्रुप है पुराना, तो उन्होंने अपने साथ ही बैठ के एक ही जगह पे बैठ के उन्होंने सबने अपने अपने एनालिसिस कंडक्ट कर लिया। अब वो एक ही अभी तक सिस्टम यूज़ हुआ। अगर खुदा न खास्ता बाद में जो है वो कोई इसके अंदर मसले मसाइल आते हैं, कोई रिजल्ट के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो इनके पास फिर भी ऑप्शन होगा कि किसी और के लैपटॉप पे किया, ये डाटा एग्जैक्टली वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। जो आपके पास प्रोजेक्ट्स है ना, ये किसी भी PLS पे जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे खत्म हो गया टाइम, तो आपने पीछे से इनको जब आप डाउनलोड करोगे ना सारी फाइलें, तो उसके अंदर इसकी प्रोजेक्ट फाइल भी डाउनलोड होगी। आपने वो प्रोजेक्ट फाइल उठा के किसी और के सिस्टम के ऊपर जब आप एंटर करोगे, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही सारा डाटा, वही सारी डायग्राम, रिजल्ट, सब कुछ वही, वो आपके उस सिस्टम के ऊपर, उस PLS के ऊपर शो होने लगे। तो हम बहुत दफ़ा कभी ये भी करते हैं कि हम आपसे जो है ना वो प्रोजेक्ट फाइल मंगवा के एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। अभी जब सेशन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चे जुगाड़ कहाँ पे करते हैं। तो वो करने से पहले अगर कोई करने वाला है ना, तो वो दिमाग बना ले कि हमें पता है वो क्या करने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगा उस थीसिस का मॉडल। ये रहा आपके पास मॉडल पे। बेटा यहाँ पे आके इसको रुको और दोबारा नई वीडियो बनाओ। एक कंप्लीट हो गया।